दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अलग अलग लगभग 565 रियासतों का भारतीय राष्ट्र में विलय करना। जितनी बड़ी ये चुनौती थी उतना ही बड़ा व्यक्तित्व भारत के पास उस समय विद्यमान था। उसका नाम था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गजब की राजनीतिक कुशलता और कूटनीति का प्रयोग करते हुए लगभग सभी 565 रियासतों का भारतीय राष्ट्र में विलय सुनिश्चित किया। और यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। इनके इस योगदान को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 में भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस अवसर पर इन फोकस में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पर ही बात करेंगे। इसलिए हमारे टॉपिक का आज नाम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एक परिचय। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले हम सरदार पटेल के जीवन का सामान्य परिचय लेंगे। इसके बाद हम उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत पर चर्चा करेंगे, कहां से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है। फिर हम ये देखेंगे कि वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक स्तंभ के रूप में, एक पिलर के रूप में वो किस तरह से विकसित हुए। इसके बाद हम देखेंगे कि आजादी के बाद जो भारतीय राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती थी लगभग 565 रियासतों का भारत राष्ट्र में विलय करना, उसको उन्होंने किस प्रकार से अंजाम दिया। इस एकीकरण के तार्किक परिणाम आजादी के बाद किस तरह से हुए, भारत की क्षेत्रीय अखंडता को उसने किस प्रकार से सुनिश्चित किया। अंत में हम आपको एक किताब भी बताएंगे कि जो किताब आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को बेहतर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अंत में आपके लिए एक प्रश्न भी होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरदार पटेल के सामान्य जीवन को। सरदार पटेल का जो जन्म है वो गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। ये एक किसान परिवार में जन्मे थे और इनकी माता का नाम लाडबा देवी था और इनके पिता का नाम था झावेर भाई पटेल। एक किसान परिवार में जन्म होने के कारण इनके पास संसाधन बेहद सीमित थे। इसके कारण इनकी पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हुई और 22 साल की उम्र में 1897 में इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। ये वकालत की भी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि संसाधनों की कमी की वजह से वो काम भी समय पर नहीं हो सका। लेकिन 36 साल की उम्र में इन्होंने इंग्लैंड जाकर के अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करी और एक पेशे के रूप में वकील के पेशे को इन्होंने अपनाया। साथ ही गोधरा जैसे स्थानों पर इन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी शुरुआत की। लेकिन इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है खेड़ा सत्याग्रह 1918 से, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व धीरे धीरे महात्मा गांधी के पास जा रहा था। महात्मा गांधी ने इन्हें डिप्टी कमांडेंट के रूप में खेड़ा सत्याग्रह की एक नेतृत्व सौंपा और इन्होंने इसमें नेतृत्व को पूरी तरह से निभाया और यहीं पर उन्होंने सबसे पहले अपनी संगठनात्मक कुशलता का परिचय दिया। संगठनात्मक कुशलता के साथ साथ उन्होंने जबरदस्त उत्साह के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया और यहीं से इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। ये माना जाता है कि सामाजिक सेवा फिर उनका एक प्रमुख क्षेत्र बन गया। 1924 में अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ये निर्वाचित हुए। अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जल निकास प्रणाली, जल वितरण प्रणाली और सफाई और स्वच्छता को लेकर के जिस तरह से कार्य किए, उससे ये पूरे अहमदाबाद के आम जन की नजर में आ गए। साथ ही इन्होंने सबसे पहले हाथ में कूड़ेदान और झाड़ू लेकर के हरिजन बस्तियों में सफाई करना शुरुआत किया, जो उस समय के सामान्य जन के लिए एक विस्मित कर देने वाली चीज थी। आज भी अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियानों को देखें तो वो उसी प्रकार की छवि को अभिव्यक्त करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक स्तंभ के रूप में किस तरह से उनका विकास हुआ, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, टर्निंग पॉइंट जो निभाया वो बारदोली सत्याग्रह 1928 में निभाया, जो एक किसान आंदोलन था। और इस आंदोलन के दौरान
भी इन्होंने अपनी संगठनात्मक कुशलता का परिचय दिया। संगठनात्मक कुशलता का परिचय इस हद तक दिया कि बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दे दी। बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। बारदोली सत्याग्रह की पूरे देश में चर्चा हुई थी और यही कारण है कि इस सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल राष्ट्रीय पटल पर चर्चा का विषय हो गए। इसको अगर इसका एक आप देखें कि तार्किक परिणति कहां हुई, इसकी तार्किक परिणति हुई 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जो अधिवेशन कराची में हुआ था। इस कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ही अध्यक्ष चुने गए और सरदार पटेल ने जिस एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो कराची अधिवेशन ही है। और कराची अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष आपको ध्यान में रखना है कि इसी अधिवेशन से पहले सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और इस फांसी के बाद जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जो सामान्य विचार थे, सामान्य विचार का मतलब समतावादी विचार, समाजवादी विचार थे, उन समाजवादी और समतावादी विचारों का प्रभाव कराची कांग्रेस पर भी पड़ा और कराची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों और नई आर्थिक नीति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत हुए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यही कारण है, आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से परिणति हुई। भारतीय संविधान सभा जिसने 1946 से 1949 के दौरान काम किया, इस दौरान कई प्रकार की समितियां बनाई गई अलग अलग मुद्दों पर। इस दौरान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना इंक्लूड हुई, जो शामिल की गई, वो मौलिक अधिकार समिति ने अपनी अलग अलग सिफारिशें दी और इस मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल ही थे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित समिति, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे संविधान सभा की कार्य के दौरान, उस समय भी सरदार पटेल ही थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के बाद राष्ट्रीय सेंटीमेंट को, राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त करता हुआ एक मार्मिक भाषण सरदार पटेल ने दिया था। साथ ही हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे महात्मा गांधी, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधीवादी विचारधारा के नेतृत्व में चला गया। यानी 1915 से 1917 के दौरान गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धीरे धीरे गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला गया। और इसके बाद 3 बड़े आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, फिर 1930 से 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इनके बीच में, इन आंदोलनों के बीच में अलग अलग तरह के रचनात्मक कार्य चलाए गए। रचनात्मक कार्य किस प्रकार से चलाए गए? जैसे हरिजन उत्थान से संबंधित कार्य, जैसे खादी से संबंधित, जैसे साफ सफाई से संबंधित, जैसे शराबबंदी से संबंधित। तो राष्ट्रीय आंदोलन के इन रचनात्मक कार्य में जो बड़े बड़े आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बीच में जो रचनात्मक कार्य चलाए गए, उन सभी में भी सरदार पटेल की भागीदारी रही। इन बड़े बड़े आंदोलनों के साथ साथ ये नीति संघर्ष विराम संघर्ष की नीति कहलाती। आप जानते होंगे, आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये पढ़ा होगा। इस पूरे संघर्ष के दौरान सरदार पटेल महात्मा गांधी के एक मजबूत लेफ्टिनेंट के तौर पर विद्यमान रहे। साथ ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में जा रहा था, तो गांधी जी ने अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग व्यक्तित्वों को सौंपा ताकि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति को स्पष्ट कर सके। और उनमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अलग अलग प्रांतों में जो संगठनात्मक कुशलता को बढ़ाने की जो जिम्मेदारी दी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन की जो मूलभूत जिम्मेदारी दी थी, वो सरदार पटेल को ही दी थी। इसलिए सरदार पटेल की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन पर बहुत पकड़ थी। जवाहरलाल नेहरू को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो युवा मामलों की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विदेश नीति,
उसके विदेश मामलों पर उसकी नीति को स्पष्ट कर रखने की, उसकी क्या नीति होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी और कांग्रेस के मूलभूत संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई थी। इसलिए सरदार पटेल की कांग्रेस संगठन पर बहुत पकड़ थी। फिर भारत का आजाद हुआ, भारत आजाद और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उस समय भारत में एक हिस्सा था जिसको हम ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे और ब्रिटिश भारत में 17 स्टेट थे, 17 प्रांत थे। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट थे जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2/5 हिस्सा थे। ये प्रिंसली स्टेट की संख्या ही लगभग 565 थी, लगभग 565। इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह बात कही गई कि इन प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों के पास ये अधिकार होगा कि चाहे तो वो भारत में शामिल हो जाए, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या चाहे तो स्वतंत्र रहे। ये भारत के सामने एक बहुत ही फॉर्मिडेबल चुनौती थी कि भारत विभिन्न रियासतों को, इन लगभग 565 रियासतों का विलय किस तरह से भारत में सुनिश्चित किया जाए। और इसके अंतर्गत ही सरदार पटेल और वीपी मेनन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। 25 जून 1947 को स्टेट्स डिपार्टमेंट का गठन किया गया। आजादी से पहले ही सरदार पटेल के नेतृत्व में सरदार पटेल ने इसका गठन किया, प्रांतीय विभाग का, और इसके सचिव के रूप में वीपी मेनन की नियुक्ति की। वीपी मेनन, इन दोनों ने ही गजब की कूटनीतिक दक्षता का परिचय देते हुए पूरे जो रियासतें थी उनका भारत राष्ट्र में विलय सुनिश्चित किया। साथ ही हमें एक और तथ्य जानना चाहिए कि जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद सरदार पटेल ने न केवल गृह मंत्री के रूप में पद संभाला, बल्कि वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने और उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी कार्यभार था। इन 565 रियासतों में से अधिकांश रियासतों ने अलग अलग समय पर भारत में विलय को अपना लिया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिनका विलय विशेष रूप से कठिनाई भरा रहा और उन्हीं रियासतों के विलय में जबरदस्त अपनी राजनीतिक कौशलता यानी स्टेट्समैनशिप का सरदार पटेल ने और वीपी मेनन ने परिचय दिया। इनमें से कुछ रियासतों की कहानी जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे जोधपुर रियासत आजादी से पहले ही पाकिस्तान में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से बेहतर शर्तों पर समझौता करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन यहां कई बैठकों में, कई दौर की वार्ता के बाद पटेल ने सुनिश्चित किया कि जून 1947 में ही जोधपुर रियासत ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार से त्रावणकोर की जो रियासत थी, इसके राजा भी अपने आप को स्वतंत्र, अपनी स्वतंत्रता को असर्ट करना चाहते थे, उसी को आगे रखना चाहते थे, लेकिन यहां भी गजब की अपनी राजनीतिक कुशलता का प्रयोग करते हुए, अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए त्रावणकोर के राजा ने भी जुलाई 1947 में इन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने भी, जब वार्ता का दौर चला तो सरदार पटेल ने सुनिश्चित किया कि राजा भी भारत में विलय के लिए सहमत हो गए। और ये एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि त्रावणकोर रियासत ने इसके आसपास की छोटी रियासतों को भी ये मजबूर किया कि वो भी भारत में विलय को स्वीकार करें। इसी तरह से जूनागढ़ रियासत के जो नवाब थे वो पाकिस्तान में विलय चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ रियासत की जो जनता थी वो भारत में विलय के ही पक्ष में थी। इसलिए जूनागढ़ में फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह के माध्यम से ओवरवेलमिंगली मेजोरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारत में विलय के अंतर्गत वोट किया गया और इस रियासत का विलय भी भारत में हुआ। इसी प्रकार से कश्मीर का आप उदाहरण जानते हैं। कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो किसी भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे और निर्णय न लेने की स्थिति के कारण यह हुआ कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण कर दिया। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत से मदद के बदले में भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद ही यानी अक्टूबर 1947 और
जब भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया नवंबर 1949, इन वर्षों में ही इन विलय की शर्तों को निर्धारित किया गया। इन विलय की शर्तों को निर्धारित करने का ही परिणाम है भारत के संविधान का आर्टिकल 370, जिसको भाग 21 के अंतर्गत शामिल किया गया, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत ये इन विलय की शर्तों को निर्धारित किया गया और इस आर्टिकल 370 के साथ साथ ही राष्ट्रपति आदेश एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर 1954, इसके तहत ही राष्ट्रपति ने सुनिश्चित किया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एंड कश्मीर पर पूरी तरह से लागू होगा और कौन सा अनुच्छेद कुछ संशोधनों के साथ लागू होगा। और इसी के अंतर्गत यह सुनिश्चित हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर अपना अलग संविधान भी रख सकता है। हैदराबाद रियासत का मामला भी बेहद महत्वपूर्ण है। हैदराबाद की रियासत के जो निजाम थे, निजाम उस्मान अली खान बहादुर, मीर उस्मान अली खान बहादुर भी भारत के विलय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब वहां सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की घटनाएं बढ़ी तो सरदार पटेल ने तुरंत निर्णय लेते हुए त्वरित निर्णय लिया और ऑपरेशन पोलो भारत आर्मी ने वहां चलाया, ऑपरेशन पोलो। और इसके बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम ने एक सीज फायर की घोषणा कर दी, एक विराम की घोषणा कर दी, युद्ध विराम की, और उसके बाद हैदराबाद का विलय भारत में सुनिश्चित हुआ। इस पूरी कहानी में इन पूरे विलयों के अंतर्गत जिस प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता का, संगठनात्मक कुशलता का, दृढ़ता का, कूटनीति का परिचय दिया, उसके कारण ही उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। साथ ही भारतीय राष्ट्र में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए वो अलग अलग अखिल भारतीय सेवाओं के भी महत्व को समझते थे और इसलिए अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं को ही स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में व्याख्यायित किया और इसके अधिकारियों को भारतीय राष्ट्र के लिए संपूर्ण रूप से काम करने की एक हिदायत भी दी और एक तरह से उन्होंने अपना विजन भी रखा और कहा कि इन अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर ही भारतीय राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर एकीकरण के इस तार्किक परिणाम को देखें कि ये जो एकीकरण की पूरी प्रक्रिया चली, तो इसका तार्किक परिणाम क्या हुआ आजादी के बाद भी। आजादी के बाद इसके तार्किक परिणाम के रूप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक लंबी दौर की वार्ता के बाद फ्रांस ने 1954 में पौंडीचेरी को भारतीय राष्ट्र को सौंपने का निर्णय किया। उसी प्रकार से गोवा, दमन और दीव को भारत राष्ट्र में लेने के लिए दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया और गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय सुनिश्चित हुआ। इसके बाद में गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में 19 मई 1987 में मान्यता भी दे दी गई। इसी प्रकार से सिक्किम, जो कि एक भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, मई 1975 में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको भी एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया, एक राज्य का दर्जा दिया गया, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के पूरी कहानी में विशेष स्थान रखता है। इन सभी कारणों से, साथ ही कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 में बड़े स्तर पर परिवर्तन करके जो परिवर्तन किए गए, ये वस्तुतः भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का एक तार्किक परिणति है, जिसकी शुरुआत सरदार पटेल ने की थी। यही कारण है कि सरदार पटेल को भारतीय एकता के प्रतीक के रूप में माना जाता है और यही कारण है कि वर्ष 2014 में 31 अक्टूबर उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जिसका एक झलक हमने शुरुआत में देखी थी, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जो उनके कार्यों के प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान है। अगर आप सरदार पटेल के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसकी लिए एक बहुत बेहतर पुस्तक
उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने, और इसका नाम है पटेल अ लाइफ। इसको आप पढ़ सकते हैं, ये किताब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सरदार पटेल के जीवन की तथ्यात्मक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए ये किताब बेहद दिलचस्प है और बहुत अच्छी है। सरदार पटेल के बारे में दो कोट भी देख लेते हैं। एक जवाहरलाल नेहरू का कोट है। उन्होंने उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए कहा था कि इतिहास उन्हें नए भारत का निर्माता कहेगा। साथ ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि अगर आज हम एक भारत के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका कारण सरदार पटेल की राजनीतिक कुशलता और दृढ़ प्रशासन ही है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? आजादी के बाद सरदार पटेल निम्नलिखित में से किस या किन पद या पदों पर रहे? उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री या उपर्युक्त सभी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।